हवा में बर्फ की सी ठंडक थी और सन्नाटे में भी एक अजीब सी बेचैनी। दीवार के उस पार भले ही अंधकार था, लेकिन असली अंधेरा अब जॉन स्नो के दिल में उतरने वाला था। नाइट्स वॉच की ठंडी और कठोर जिंदगी के बीच एक खबर ऐसी आई जिसने जॉन की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज जॉन स्नो को सिर्फ नाइट्स वॉच का सिपाही नहीं, एक बेटे के तौर पर भी सबसे कठिन परीक्षा देनी है। क्या होता है जब तुम्हारा फ्रिज तुम्हारे खून से टकराता है? जब तुम्हारे दिल की पुकार तुम्हारी कस्मों से भिड़ जाती है? जवाब छुपा है उस चिट्ठी में जो ओल्ड बेयर ने अपने हाथों से पढ़ी और जॉन के भाग्य की लकीरें बदल दी। ऑथर सर जेरेमी राइकर ने ऐलान किया, बिल्कुल कोई शक नहीं। और यह दूसरा जेफर फ्लावर्स था। उसने लाश को अपने पैर से पलटा और वह मरा हुआ सफेद चेहरा आसमान की ओर ताकता हुआ अपनी नीली, बेहद नीली आंखों से घूरता रहा। ये दोनों बेन स्टार्क के आदमी थे, मेरे चाचा के आदमी। जॉन ने सुन्न मन से सोचा। उसे याद आया कैसे वह उनके साथ जाने की भीख मांग रहा था। हे देवताओं, मैं कितना नासमझ, कितना कच्चा लड़का था। अगर चाचा मुझे साथ ले जाते तो शायद आज मेरी लाश यहां पड़ी होती। जेफर का दाया हाथ भूत के जबड़ों से चिथड़ा हो चुका था, हड्डियां टूटी हुई, मांस उधड़ा हुआ। उसका वही हाथ अब मिस्टर एमन के टॉवर में सिरके की शीशी में तैर रहा था, जबकि बाया हाथ, जो अब भी उसके शरीर से जुड़ा था, उतना ही काला था जितना उसकी नाइट्स वॉच की चोगा। भगवान दया करें, ओल्ड बेयर, लॉर्ड कमांडर ने बुदबुदाया। वो अपने घोड़े से उतरे और उसकी लगाम जॉन को थमा दी। सुबह का वक्त अस्वाभाविक रूप से गर्म था। उनके चौड़े माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जैसे खरबूजे पर ओस। उनका घोड़ा बुरी तरह घबराया हुआ था, अपनी आंखें घुमाता मृतकों से जितना दूर जा सके उतना पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। जॉन ने उसे कुछ दूर ले जाकर पकड़ने की कोशिश की, घोड़ा जैसे बस भाग ही जाना चाहता हो। घोड़ों को भी यह जगह पसंद नहीं, और सच कहें तो जॉन को भी नहीं। मगर सबसे बुरी हालत तो कुत्तों की थी। सिर्फ भूत ही था जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, बाकी शिकारी कुत्तों का कोई फायदा नहीं हुआ। जब बास, केनल मास्टर, ने उन्हें कटी हुई उंगलियों से गंध सूंघने को दी थी तो वो पागल हो गए थे, भौंकते, गुर्राते, जैसे खुद को वहां से छुड़ा लेना चाहते हों। अब भी वे बारी बारी से गुर्रा और कूकू कर रहे थे, रस्सियों को खींचते जा रहे थे, और चेत उन्हें गालियां दे रहा था, हरामखोर कुत्ते। ये तो बस एक जंगल है, जॉन ने खुद को समझाया, और ये तो बस मरे हुए लोग हैं। उसने पहले भी लाशें देखी थी। बीती रात उसने फिर वही विंटरफेल वाला सपना देखा था। वो अकेला उस वीरान महल में भटक रहा था, अपने पिता को खोजता हुआ, नीचे तहखाने में जाता हुआ। मगर इस बार सपना और आगे बढ़ा। अंधेरे में उसे पत्थर पर पत्थर रगड़ने की आवाज आई। जब वह मुड़ा, उसने देखा कि एक एक करके कब्रों के दरवाजे खुल रहे थे। वो सारे मृत राजा ठंडी, काली कब्रों से बाहर निकल रहे थे। जॉन चौंक कर उठ बैठा, पसीने में तरबतर, सांसें तेज, चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा। भूत उसके बिस्तर पर चढ़ आया और उसका चेहरा सूंघने लगा, मगर उस डर की गहराई वो नहीं मिट रही थी। वो दोबारा सोने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने चुपचाप दीवार पर चढ़ाई की और चलता रहा, जब तक पूरब से सूरज की पहली किरणें नहीं फूटी। बस एक सपना था, अब मैं नाइट्स वॉच का भाई हूं, कोई डरपोक लड़का नहीं। सैमुएल टाली पेड़ों की आड़ में दुबका खड़ा था, आधा अपने घोड़े के पीछे छिपा। उसका गोलमटोल चेहरा जैसे फटे हुए दूध का रंग लिया था। अब तक उसने उल्टी तो नहीं की थी,
मगर मृतकों की ओर एक नजर तक नहीं डाली थी। मैं नहीं देख सकता, वह बुरी तरह कांपती आवाज में बुदबुदाया। तुम्हें देखना होगा, जॉन ने उससे धीरे से कहा, ताकि बाकी लोग ना सुने। मिस्टर एमन ने तुम्हें अपनी आंखें बनाकर भेजा है, सैम। अगर आंखें बंद हों तो क्या फायदा? मगर मैं तो कायर हूं, जॉन। जॉन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमारे साथ दर्जन भर रेंजर्स हैं, शिकारी कुत्ते हैं और भूत भी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सैम। पहली बार देखना सबसे कठिन होता है। बस देखो। सैम ने कांपते हुए गर्दन हिलाई, जैसे अंदर ही अंदर खुद को मनाने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उसने अपनी नजरें घुमाईं। उसकी आंखें फैल गईं, पर जॉन ने उसका हाथ थाम रखा था ताकि वह मुड़ न जाए। सर जेरेमी, ओल्ड बेयर ने रुखाई से पूछा। बेन स्टार्क के साथ 6 आदमी थे जब वो दीवार से निकले थे। बाकी कहाँ हैं? सर जेरेमी ने सिर हिलाया। काश मुझे पता होता। मॉर्मोंट को यह जवाब पसंद नहीं आया। हमारे 2 भाई दीवार से कुछ ही दूर काट दिए गए, और तुम्हारे रेंजर्स को कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। उनकी आवाज सख्त थी। क्या यही है अब नाइट्स वॉच की हालत? क्या अब हम इन जंगलों की तलाशी नहीं लेते? लेते हैं मेरे लॉर्ड, मगर क्या अब हम पहरे नहीं बैठाते? बैठाते हैं, लेकिन इस आदमी के पास शिकार की सीटी थी। मॉर्मोंट ने ओथोर की ओर इशारा किया। क्या मैं ये मान लूं कि मरते समय उसने इसे बजाया ही नहीं? या फिर अब तुम्हारे सारे रेंजर्स बहरे भी हो गए हैं और अंधे भी? सर जेरेमी का चेहरा तमतमा उठा। सीटी नहीं बजी थी, मेरे लॉर्ड। अगर बजी होती तो मेरे रेंजर्स जरूर सुनते। मेरे पास उतने लोग नहीं हैं जितनी गश्त मैं चाहता हूं। और जब से बेंजन गायब हुए हैं, हमने आपकी ही आज्ञा से दीवार के नजदीक रहना शुरू किया है। हाँ, जो भी हो, ओल्ड बेयर ने धीरे से गुर्राते हुए कहा। फिर अधीर होकर हाथ का इशारा किया। मुझे ये बताओ कि ये मरे कैसे? सर जेरेमी, जो अब भी जेफर फ्लावर्स की लाश के पास झुका था, उसने उस मृतदेह के सिर को बालों से पकड़ने की कोशिश की, मगर बाल उसकी उंगलियों में चूरे की तरह टूटकर झड़ गए। हरामी साला। सर जेरेमी ने झुंझलाते हुए उसका चेहरा हाथ से धक्का दिया। गर्दन की एक और गहरी कट दिखाई दी, जैसे कोई दूसरा मुंह खुल गया हो, सूखे खून की परत से ढकी हुई। सिर अब बस कुछ पतली सफेद नसों से गर्दन से जुड़ा था। यह कुल्हाड़ी का काम है, उसने कहा, जैसे खुद से ज्यादा किसी और को यकीन दिला रहा हो। हाँ, बुजुर्ग शिकारी डाइवन बुदबुदाया। वैसी ही कुल्हाड़ी जैसी ओथोर के पास थी, मेरे लॉर्ड। जॉन के पेट में मरोड़ उठी। सुबह का नाश्ता जैसे अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसने होंठ भींचे और खुद को जबरदस्ती दूसरी लाश की ओर देखने को मजबूर किया। ओथोर एक बदसूरत आदमी था, और अब एक उतनी ही बदसूरत लाश। कहीं कोई कुल्हाड़ी नजर नहीं आ रही थी। जॉन को याद आया, ओथोर वही था जो रेंजर्स के साथ जाते वक्त अश्लील गीत गा रहा था। अब उसकी वो गाने की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसकी त्वचा दूध सी सफेद, लेकिन उसके हाथ वो काले थे, जैसे किसी और की देह से जोड़ दिए गए हों। उसके सीने, गुप्तांग और गले पर खून के सख्त और चटक फूल उग आए थे, जैसे कोई भयानक फोड़े उग आए हों। लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, नीली, जैसे नीलम। वाइल्डलिंग्स के पास भी कुल्हाड़ियां होती हैं। सर जेरेमी खड़ा होते हुए बोला। ओल्ड बेयर उस पर पलटा। तो तुम मानते हो कि ये मास रेडर का काम है? दीवार के इतने पास? और कौन हो सकता है, मेरे लॉर्ड? जॉन बोल सकता था।
वो जानता था, सभी जानते थे, मगर कोई भी वो शब्द कहने को तैयार नहीं था। दी अदर्स, एक कहानी, बच्चों को डराने वाली कथा। अगर कभी थे भी तो 8000 साल पहले मिट चुके थे। ऐसी बातें अब सोचना भी मूर्खता लगती थी। वो अब एक बच्चा नहीं था, नाइट्स वॉच का भाई था, एक पुरुष। ना कि वो बच्चा जो ओल्ड नैन की कहानियां ब्रान, रॉब और आर्या के साथ सुनता था। अगर बेन स्टार्क पर वाइल्डलिंग्स ने हमला किया होता और वो कैसल ब्लैक से आधे दिन की दूरी पर होते, तो वो ज्यादा लोगों के साथ लौटते, हत्यारों का पीछा सातों नरकों में करते और उनके सिर लाकर मेरे पैरों में पटकते। ओल्ड बेयर का स्वर सख्त था, जब तक वो मारा न गया हो। शेर जेरेमी अड़ा रहा। उन शब्दों ने अंदर कुछ तोड़ दिया। इतना वक्त बीत चुका था, फिर भी जॉन को अब भी उम्मीद थी। जिद्दी था वो। लगभग आधा साल बीत चुका है जब से बेंजन हमें छोड़कर गया, शेर जेरेमी कहता गया। जंगल विशाल है, वाइल्डलिंग्स ने कहीं भी घात लगाई हो सकती है। ये दोनों शायद उसकी टोली के आखिरी बचे हुए लोग थे जो हमारी ओर लौट रहे थे, मगर दुश्मन ने उन्हें दीवार तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। लाशें अभी ताजा हैं। ये लोग एक दिन से ज्यादा मरे हुए नहीं हो सकते। नहीं। एक पतली कांपती सी आवाज गूंजी। सैमुएल टार्ली। जॉन चौंका। ऐसी स्थिति में सैम की आवाज सुनना किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो अफसरों से डरता था और शेर जेरेमी धैर्य के लिए कुख्यात नहीं था। मैंने तुमसे कुछ पूछ तो नहीं, लड़के? राइकर ने ठंडी आवाज में कहा। उसे बोलने दीजिए, सर, जॉन ने लपक कर कहा। ओल्ड बेयर ने एक नजर सैम पर डाली, फिर जॉन पर, फिर वापस सैम पर। अगर लड़के के पास कुछ कहने को है तो मैं सुनना चाहूंगा। आगे आओ। घोड़ों के पीछे से हम तुम्हें देख नहीं पा रहे। सैम कांपता हुआ बाहर आया। चेहरे से पसीना टपकता जा रहा था। मेरे लॉर्ड, यह एक दिन पुरानी लाश नहीं हो सकती। क्या? मॉर्मोट चुंझलाया। खून? क्या हुआ खून को? वो चेत चिल्लाया। ये तो खून देखते ही अपनी पैंट गीली कर लेता है। और रेंजर्स हंसने लगे। सैम ने माथे से पसीना पोंछा। वो देखिए, भूत। जॉन का डायर वुल्फ। उसने उस आदमी का हाथ नोच लिया, मगर फिर भी वो घाव, उसमें से खून नहीं बहा, जैसे सूखा पड़ा हो। मेरे पिता। उसकी आवाज टूट रही थी। लॉर्ड रैंडल, वो कभी कभी मुझे जानवरों को काटते हुए देखने को मजबूर करते थे। जब सैम ने सिर झटक दिया। अब जब उसने एक बार लाशों को देख लिया था, तो अब जैसे उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। अगर किसी की अभी अभी मौत हुई हो तो खून तो बहता है, बाद में वो जमता है, गाढ़ा हो जाता है, जैसे जेली, चिपचिपा। मगर ये आदमी, इसका कटा हुआ हाथ सूखा है, सड़ा हुआ, काला। जॉन ने देखा। जो सैम कहना चाहता था वह अब स्पष्ट था। उस मृत शरीर की कलाई में जो नसें थी, जैसे लोहे के काले कीड़े, सूखी, मुरझाई हुई। खून बस धूल की तरह बिखरा था। अगर ये लोग एक दिन से ज्यादा पहले मरे होते तो अब तक सड़ने लगते, लड़के। राइकर अड़ा रहा। मगर देखो, इनसे बदबू तक नहीं आ रही। डाइवन, बूढ़ा शिकारी जो अक्सर दावा करता था कि वो बर्फ की गंध भी सूंघ सकता है,
धीरे से पास आया। लाशों की ओर झुककर उसने सूंघा। खुशबू तो इनसे नहीं आ रही, ये बात सच है। उसने कहा, ये सड़ नहीं रहे हैं। सैम की उंगली कांप रही थी, मगर अब भी सीधी लाश की ओर इशारा कर रही थी। देखिए, ना कीड़े, ना मक्खियां, ना ही जानवरों ने इन्हें छेड़ा है। बस भूत को छोड़कर बाकी तो ये जैसे हैं वैसे के वैसे पड़े हैं। अछूते, जॉन ने धीरे से कहा, और भूत अलग है। घोड़े, कुत्ते, कोई पास तक नहीं जा रहा। सभी रेंजर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर किसी ने देख लिया था सच्चाई। मॉर्मोट ने भौहें सिकोड़ ली और कुत्तों की ओर देखा। चैत्य, कुत्तों को पास लाओ। चैत्य ने कोशिश की, रस्सियां खींची, गालियां दी, एक कुत्ते को लात मारी, मगर ज्यादातर कुत्ते बस सिसकते रहे, अपने पंजे जमीन में गाड़ते। एक कुतिया तो पूरी तरह हिल गई, गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अंततः वो उस पर झपटी। चैत्य ने रस्सी छोड़ दी और पीछे गिरा। कुतिया उसे कूदकर पार कर गई और जंगल की ओर भाग निकली। ये सब कुछ गलत है, सैम टाली ने कांपती मगर दृढ़ आवाज में कहा। खून उनके कपड़ों पर तो है, शरीर पर भी सूखा खून जमा है, मगर जमीन पर कहीं नहीं। ऐसे भयानक घावों के साथ खून तो हर ओर होना चाहिए था। है ना? डाइवन ने अपने नकली दांतों से हल्की सी सीटी बजाई। हो सकता है ये यहां मरे ही ना हो, शायद कोई इन्हें लाकर यहां फेंक गया हो, चेतावनी की तरह। फिर वो झुका, लाश को गौर से देखने लगा। और हो सकता है मैं बेवकूफ हूं, मगर मुझे याद नहीं कि ओथोर की आंखें पहले कभी नीली थी। सेर जेरेमी चौंक पड़ा। जैफर की भी नहीं, उसने कहा, और मुड़कर लाश को घूरने लगा। कुछ पल के लिए जंगल में खामोशी छा गई। सिर्फ सैम की भारी सांसें और डाइवन के दांतों की गीली चूसने की आवाज सुनाई दे रही थी। जॉन अब भूत के पास बैठा था। जला दो इन्हें, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। हां, जला दो, दूसरी आवाज गूंजी। ओल्ड बेयर ने सिर झटका, जिद्दी ढंग से। अभी नहीं, मैं चाहता हूं कि मिस्टर एमन इनकी जांच करे। हम इन्हें दीवार तक साथ लेकर चलेंगे। कुछ आदेश देना आसान होता है, पर उनका पालन करना उतना नहीं। उन्होंने मृत पुरुषों को चोगों में लपेट दिया, लेकिन जब हेक और डाइवेन ने उनमें से एक को घोड़े पर बांधने की कोशिश की, तो जानवर बेकाबू हो गया, चिल्लाता हुआ, पिछलकू मारता हुआ, और जब केटर मदद के लिए दौड़ा, तो उसने उसे काट भी लिया। अन्य घोड़े भी जरा बेहतर नहीं थे। सबसे शांत स्वभाव वाले तक ने इन लाशों से दूरी बनाए रखी। आखिरकार उन्हें डालियों को काटकर अस्थायी झूलों की तरह इस्तेमाल करना पड़ा और शवों को पैदल खींच कर ले जाना पड़ा। जब वे लौटना शुरू कर पाए, तब तक दोपहर बीत चुकी थी। इन जंगलों की पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी, मॉर्मोट ने सेर जेरेमी से कहा जब उन्होंने चलना शुरू किया। हर पेड़, हर चट्टान, हर झाड़ी और हर एक गीला टुकड़ा जमीन 10 लीग के दायरे में। जितने लोग तुम्हारे पास हैं, सब लगा दो, और अगर पर्याप्त न हो तो स्टीवर्ड्स से शिकारी और वनपाल भी ले लो। अगर बेन और बाकी लोग यहाँ हैं, जिंदा या मरे हुए, तो मैं उन्हें ढूंढूंगा। और अगर इस जंगल में कोई और है, तो मुझे उसका पता भी लगेगा। पकड़ो उन्हें, जिंदा तो बेहतर। आज्ञा का पालन होगा, मेरे प्रभु, सेर जेरेमी ने कहा। इसके बाद मॉर्मोट चुपचाप सवारी करता रहा, गहरे सोच में डूबा। जॉन उसके पीछे पीछे चला, क्योंकि बतौर कमांडर का सेवक
वही उसकी जगह थी। दिन भूरा, नम और भारी था, ऐसा जो बारिश की कामना जगा दे। हवा नहीं चल रही थी और नम हवा में कपड़े त्वचा से चिपक रहे थे। गर्मी थी, बेहद गर्म। दीवार लगातार पिघल रही थी, कई दिनों से, और कभी-कभी तो जॉन को लगता था कि वो सिकुड़ रही है। बुजुर्ग इस मौसम को स्पिरिट समर कहते थे और मानते थे कि अब मौसम अपने प्रेतों को छोड़ रहा है, यानी सर्दियां आने वाली थी। एक लंबी गर्मी एक लंबी सर्दी लाती है, ऐसा उन्होंने कहा था। यह गर्मी 10 सालों से चल रही थी। जब शुरू हुई थी तब जॉन शिशु था। कुछ देर तक घोस्ट उनके साथ दौड़ा, फिर पेड़ों के बीच गुम हो गया। बिना डायरवुल्फ के जॉन को जैसे खुद को नंगा महसूस हो रहा था। हर छाया को वह शंका से देखने लगा। अनायास उसे ओल्ड नैन की कहानियां याद आने लगीं, जो वह विंटरफेल में ब्रान, रोब और आर्या के साथ बैठकर सुनता था। उस अंधेरे में द अदर्स आए थे, नैन कहा करती। ठंडे और मृत, जो लोहा, आग और सूरज से नफरत करते थे। हर जीवित चीज उनसे डरती थी। उन्होंने मानवों के गढ़, शहर और राज्य सबको रौंद दिया था, मरे हुए घुड़सवारों की सेनाओं के साथ। उनकी मृत सेवक बच्चों का मांस खाते थे। जब उसने एक पुराने मरोड़े हुए ओक के ऊपर से दीवार की झलक देखी तो उसे बेहद राहत मिली। मॉर्मोंट ने अचानक लगाम खींची और पीछे मुड़ा। टार्ली, उसने आवाज लगाई, यहां आओ। जॉन ने सैम के चेहरे पर डर की झलक देखी, जैसे वह सोच रहा हो कि उससे कोई गलती हो गई है। तुम मोटे हो पर मूर्ख नहीं, ओल्ड बियर ने गंभीरता से कहा। तुमने वहां अच्छा किया। और तुम भी, स्नो। सैम शर्म से लाल हो गया और कुछ कहने में लड़खड़ा गया। जॉन को मुस्कान आ गई। जैसे ही वे पेड़ों से बाहर निकले, मॉर्मोंट ने अपनी गारन को दौड़ा दिया। घोस्ट भी झाड़ियों से कूदता हुआ आया, उसका थूथन खून से रंगा हुआ था। ऊपर दीवार पर तैनात भाइयों ने आते हुए कारवां को देख लिया। तभी घंटी बजी, गार्ड की बड़ी सींग की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, बर्फ से टकराकर गूंजती रही। एक लंबी सीटी, मतलब रेंजर लौटे हैं। जॉन ने सोचा, मैं एक दिन के लिए रेंजर रहा। चाहे जो हो, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बोवेन मार्श पहली गेट पर पहले से खड़ा था जब वे बर्फीले सुरंग से घुसे। वह घबराया और लाल चेहरा लिए दौड़ा आया। मेरे स्वामी, वह बोला, एक कबूतर आया है। आपको तुरंत चलना होगा। क्या खबर है, आदमी? मॉर्मोंट ने खींचकर पूछा। अजीब तरह से मार्श ने पहले जॉन की तरफ देखा, फिर बोला, मिस्टर एमन के पास पत्र है। वो आपकी सोलर में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। जॉन, मेरे घोड़े का ध्यान रखो और सेर जारेमी से कहो कि मरे हुए आदमियों को तब तक भंडारण कक्ष में रखा जाए जब तक मिस्टर एमन उन्हें देख न ले। जॉन को महसूस हुआ कि लोग उसे देख रहे हैं। सेर एलिसर थॉर्न ने अपने ट्रेनीज को सिखाना बंद कर दिया और जॉन की ओर देखा, होठों पर आधी सी मुस्कान थी। एक हाथ वाला डोनल नोए भी अस्तबल के द्वार पर खड़ा था। भगवान तुम्हारे साथ हो, स्नो, उसने पुकारा। कुछ तो गलत है, जॉन ने सोचा। कुछ बहुत ही गलत है। मरे हुए आदमियों को दीवार के नीचे एक भंडारण कक्ष में रखा गया, बर्फ में खुदा हुआ अंधेरा और ठंडा कमरा, जहां मांस, अनाज और कभी-कभी बियर भी रखी जाती थी। जॉन ने पहले मॉर्मोंट के घोड़े की देखभाल की, फिर अपना। फिर वह अपने दोस्तों की तलाश में गया। ग्रेन और टोवर्ड गार्ड पर थे, लेकिन वह पिप को सामान्य कक्ष में मिल गया। क्या हुआ? उसने पूछा। पिप ने धीरे कहा, राजा मर गया। जॉन अवाक रह गया। रॉबर्ट बराथियन बूढ़ा और मोटा जरूर था, पर जब विंटरफेल आया था तब स्वस्थ दिखता था। तुम्हें कैसे पता? एक गार्ड ने क्लाइडस को मिस्टर एमन को पत्र पढ़ते सुना था।
पिप झुककर बोला, माफ करना जॉन, वो तुम्हारे पिता के मित्र थे, है ना? भाई जैसे थे। जॉन सोचने लगा, क्या जोफ्री उसके पिता को हाथ की कुर्सी पर रखेगा? शायद नहीं। तो क्या एडर्ड स्टार्क लौट आएंगे विंटरफेल? और उसकी बहनें भी? क्या उसे मिलने की अनुमति मिलेगी? मैं अपने पिता से अपनी मां के बारे में पूछूंगा, उसने सोचा। अब मैं आदमी हूं, अब सच जानने का समय है। हेक कह रहा था कि मरे हुए वो लोग तुम्हारे अंकल के साथी थे? पिप ने पूछा। हाँ, जॉन बोला। 6 में से 2 जो उनके साथ गए थे। वो बहुत समय से मरे हुए हैं, पर उनकी लाशें अजीब हैं। कैसे अजीब? सैम से पूछो, जॉन ने टालते हुए कहा। मैं देखूं कि ओल्ड बियर को मेरी जरूरत तो नहीं। वह अकेले लॉर्ड कमांडर के टॉवर की ओर गया, एक अजीब आशंका लिए। रक्षक गंभीर नजरों से उसे देखते रहे। ओल्ड बियर तुम्हें बुला रहे थे, एक ने कहा। जॉन ने सिर हिलाया। शायद उन्हें आग या शराब चाहिए, उसने सोचा। सोलर में घुसते ही मॉर्मोंट का रेवन चिल्लाया, कॉर्न, कॉर्न, कॉर्न। झूठ मत सुनो इसका, अभी खिलाया है, ओल्ड बियर गुर्राया। वह खिड़की के पास बैठा था, एक पत्र पढ़ता हुआ। मेरे लिए शराब लाओ, और अपने लिए भी एक कप भर लो। मेरे लिए, मेरे स्वामी। मॉर्मोंट ने पत्र से नजरें उठाईं और जॉन की ओर देखा। उस निगाह में एक तरह की दया थी, जिसे जॉन ने जैसे अपने भीतर महसूस किया। तुमने ठीक सुना। जॉन ने बेहद धीमी और सधी हुई हरकतों से प्यालों में शराब उड़ेली, मानो वो इस काम को जितना हो सके खींचना चाहता हो, क्योंकि जैसे ही प्याले भर जाते उसे उस पत्र का सामना करना पड़ता, उस सच्चाई से जिसे जानने से वो डर रहा था। लेकिन प्याले जल्द ही भर गए। बैठो लड़के, मॉर्मोंट ने आदेश दिया। पियो। जॉन खड़ा ही रहा। ये मेरे पिता के बारे में है ना? ओल्ड बेयर ने पत्र पर उंगली से थपकी दी। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हारे पिता और राजा के बारे में। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह बहुत दुखद समाचार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में कोई और राजा देखूंगा। रॉबर्ट मुझसे आधी उम्र का था और सांड जैसा बलशाली। उसने शराब की एक लंबी घूंट ली। कहते हैं राजा को शिकार बहुत पसंद था, लेकिन जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं अक्सर वही हमें नष्ट कर देती हैं। इसे याद रखना लड़के। मेरा बेटा उस नौजवान पत्नी से बहुत प्रेम करता था, घमंडी औरत। अगर वो ना होती तो वो कभी उन शिकारियों को बेचने की नहीं सोचता। जॉन को समझ ही नहीं आ रहा था कि मॉर्मोंट क्या कह रहा है। मेरे स्वामी। मैं समझा नहीं। मेरे पिता को क्या हुआ है? मैंने कहा बैठो, मॉर्मोंट बड़बड़ाया। बैठो, कौवा चीखा। और पियो, कमबख्त। ये आदेश है, स्नो। जॉन बैठ गया और शराब की एक हल्की सी चुस्की ली। लॉर्ड एडवर्ड को कैद कर लिया गया है। उन पर राजद्रोह का आरोप है। कहा जा रहा है कि उन्होंने रॉबर्ट के भाइयों के साथ मिलकर प्रिंस जॉफ्री को सिंहासन से वंचित करने की साजिश की। नहीं, जॉन ने तुरंत कहा, यह मुमकिन नहीं है। मेरे पिता कभी राजा के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हो सकता है या ना हो। अब ये हमारे कहने की बात नहीं है, मॉर्मोंट ने कहा, और ना ही तुम्हारे। लेकिन ये झूठ है, जॉन जोर देकर बोला। कैसे कोई ये सोच सकता है कि उसके पिता गद्दार हैं? क्या सब पागल हो गए हैं? लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क कभी अपना सम्मान नहीं गिरा सकते। क्या वो गिरा सकते हैं? उसके भीतर एक छोटी सी आवाज गूंजी, उसने एक नाजायज बेटा पैदा किया है। उसमें क्या सम्मान था? और तुम्हारी मां?
उसका तो नाम भी नहीं लेता। मेरे स्वामी, उनके साथ क्या होगा? क्या वे उन्हें मार देंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लड़के, मॉरमोंट बोला। मैं एक पत्र भेजना चाहता हूं। मैंने अपने युवावस्था में राजा के कुछ सलाहकारों को जाना था, ओल्ड पाइसेल, लॉर्ड स्टैनिस, सर बैरिस्टन। तुम्हारे पिता ने चाहे जो भी किया हो या ना किया हो, वो एक महान लॉर्ड हैं। उन्हें ब्लैक पहनकर यहां आने की इजाजत मिलनी चाहिए। देवताओं को साक्षी मानो, हमें लॉर्ड एडवर्ड जैसे लोगों की जरूरत है। जॉन जानता था कि पहले भी राजद्रोह के दोषियों को वॉल पर भेजकर सम्मान की रक्षा करने का अवसर दिया गया है, तो उसके पिता को क्यों नहीं? लेकिन अगर उसका पिता यहां आता तो कैसा अजीब दृश्य होगा। विंटरफेल छिन जाए, काले वस्त्र पहनने पड़े। यह घोर अन्याय होगा, लेकिन अगर इससे जान बचती हो। पर क्या जॉफ्री इसकी अनुमति देगा? वो जॉफ्री को विंटरफेल में देख चुका था, कैसे उसने रॉब और सर रॉड्रिक का मजाक उड़ाया था। जॉन को तो उसने देखा तक नहीं था, जैसे हरामी उसके लिए कुछ भी ना हो। मेरे स्वामी, क्या राजा आपकी बात सुनेगा? ओल्ड बेयर ने कंधे उचकाए। एक बच्चा राजा, मुझे लगता है वो अपनी मां की सुनेगा। अफसोस कि बोना उनके साथ नहीं है। वो उसका मामा है, और जब वो यहां आया था उसने हमारी जरूरत समझी थी। तुम्हारी लेडी मां ने उसे कैद कर लिया, ये गलत बात थी। लेडी स्टार्क मेरी मां नहीं है, जॉन ने तेजी से टोका। टायरियन लैनिस्टर उसका मित्र था। अगर लॉर्ड एडवर्ड को मार डाला गया तो रानी की तरह ही वो भी जिम्मेदार होंगी। मेरे स्वामी, मेरी बहनों का क्या? आर्या और सहसा, वो पिताजी के साथ ही थी। क्या आप जानते हैं? पाइसेल ने उनका कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन शायद उन्हें ठीक से रखा गया होगा। मैं उनके बारे में भी पूछूंगा जब पत्र लिखूंगा। मॉरमोंट ने सिर हिलाया। यह सबसे बुरा वक्त है इस सब के लिए। अगर कभी राज्य को किसी मजबूत राजा की जरूरत थी तो वो समय अभी है। अंधकार भरे दिन और ठंडी रातें मेरी हड्डियां चीख चीख कर इसका आभास दे रही हैं। फिर उसने जॉन की ओर देखा, बहुत गहरी और तेज नजर से। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई मूर्खता करने की सोच नहीं रहे, लड़के। वो मेरे पिता हैं, जॉन कहना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि मॉरमोंट ये सुनना नहीं चाहेगा। उसका गला सूख गया था। उसने एक और घूंट लिया। तुम्हारा कर्तव्य अब यहां है, लॉर्ड कमांडर ने उसे याद दिलाया। तुम्हारी पुरानी जिंदगी उस दिन खत्म हो गई थी जब तुमने ब्लैक धारण किया। कॉवे ने चिल्लाकर दोहराया, ब्लैक। लेकिन मॉरमोंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किंग्स लैंडिंग में जो कुछ हो रहा है वो हमारा सरोकार नहीं है। जॉन चुप रहा। ओल्ड मैन ने अपना प्याला खाली किया और कहा, अब तुम जा सकते हो। आज के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। कल तुम मेरी मदद करोगे उस पत्र को लिखने में। जॉन को याद नहीं कि उसने कब उठकर कमरे से बाहर कदम रखा। अगली बार जब होश आया तो वो सीढ़ियां उतर रहा था और उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। वो मेरे पिता हैं, मेरी बहनें हैं। कैसे कहूं कि ये मेरा सरोकार नहीं है? बाहर पहरे पर खड़े एक गार्ड ने उसे देखा और कहा, मजबूत बने रहो, लड़के। देवता बहुत निर्दयी हैं। उन्हें पता है, जॉन ने महसूस किया। मेरे पिता देशद्रोही नहीं हैं, उसने भारी आवाज में कहा। यह शब्द उसके गले में अटक रहे थे, जैसे उसका दम घोंटने वाले हों। हवा तेज हो रही थी और उसे अहाता पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। आत्मा की गर्मी अब समाप्त होने को थी। शाम का बाकी समय जैसे कोई सपना था। जॉन यह नहीं बता सकता था कि वह कहाँ चला गया, क्या किया या किससे बात की।
उसे सिर्फ इतना याद था कि घोस्ट उसके साथ था। डायर वुल्फ की मौन उपस्थिति उसे ढांढस देती रही। लड़कियों के पास तो इतना भी नहीं है, उसने सोचा। उनकी भेड़िए उन्हें बचा सकते थे, लेकिन लेडी मर चुकी है और निमेरिया खो गई है, वे बिल्कुल अकेली हैं। जब सूर्यास्त हुआ, तब तक उत्तर से ठंडी हवा चलने लगी थी। जॉन ने दीवार और बर्फ से ढकी प्राचीरों पर हवा की सनसनाहट सुनी। जब वह सामूहिक भोजन कक्ष में गया, तब हॉब ने हिरण का गाढ़ा स्टू बनाया था, जिसमें जौ, प्याज और गाजर थे। जब उसने जॉन की थाली में अतिरिक्त हिस्सा डाला और रोटी का कुरकुरा सिरा दिया, तो जॉन जान गया कि इसका क्या मतलब था। उसे भी पता है। उसने हॉल में देखा और पाया कि लोग जल्दी से सिर फेर लेते हैं, आंखें चुराते हैं। उन्हें सब पता है। उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। हमने सेप्टन से कहा कि वह तुम्हारे पिता के लिए मोमबत्ती जलाए, मैथर ने बताया। यह झूठ है, हम सब जानते हैं कि यह झूठ है, यहां तक कि ग्रेन भी जानता है, पाइप बोला। ग्रेन ने सिर हिलाया और सैम ने जॉन का हाथ पकड़ा। अब तुम मेरे भाई हो, तो वह मेरे पिता भी हैं, मोटे लड़के ने कहा। अगर तुम पुराने देवताओं से प्रार्थना करने वियरवुड्स जाना चाहो, तो मैं भी साथ चलूंगा। वियरवुड्स दीवार के पार थे, फिर भी जॉन जानता था कि सैम का मन सच्चा था। ये मेरे भाई हैं, उसने सोचा, जैसे रॉब, ब्राम और रिकॉन हैं। फिर उसने वह हंसी सुनी, तेज और क्रूर, जैसे कोड़ा, और फिर सुना सर एलिसर थॉर्न की आवाज। सिर्फ एक हरामी ही नहीं, बल्कि एक देशद्रोही की हरामी। पल भर में जॉन मेज पर कूद पड़ा, उसके हाथ में चाकू था। पाइप ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी टांग छुड़ाकर मेज पर दौड़ा और सर एलिसर के कटोरे को लात मार दी। स्टू हर तरफ बिखर गया, भाइयों पर जा गिरा। थॉर्न पीछे हट गया। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन जॉन स्नो ने कुछ नहीं सुना। उसने चाकू से सर एलिसर के चेहरे पर वार किया, उसकी ठंडी आंखों पर। लेकिन सैम बीच में कूद पड़ा और इससे पहले कि जॉन उसे चीर सके, पाइप उसकी पीठ पर लटक गया और ग्रेन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि टोड ने चाकू उसके हाथ से छीन लिया। बहुत बाद में, जब वे उसे उसके सोने के कक्ष में वापस ले गए, तो मोरमोंट उससे मिलने आया, कंधे पर काला कौआ बैठा था। मैंने तुमसे कहा था कि कोई मूर्खता मत करना, लड़के, पुराने भालू ने कहा। लड़का, पक्षी ने दोहराया। मोरमोंट ने निराशा से सिर हिलाया। और मैंने तुमसे इतनी उम्मीदें की थी। उन्होंने उसका चाकू और तलवार ले ली और कहा कि जब तक उच्च अधिकारी यह तय नहीं कर लेते कि उसके साथ क्या करना है, वह अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलेगा। बाहर पहरेदार तैनात कर दिया गया। उसके दोस्तों को मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराने भालू ने घोस्ट को उसके पास रहने की इजाजत दी, ताकि वह पूरी तरह अकेला न हो। मेरे पिता देशद्रोही नहीं हैं, उसने डायर वुल्फ से कहा, जब सब जा चुके थे। घोस्ट उसे चुपचाप देखता रहा। जॉन दीवार के सहारे बैठ गया, घुटनों के चारों ओर बाहें डालकर, और मोमबत्ती को देखता रहा जो उसके संकरे बिस्तर के पास जल रही थी। लौ कांप रही थी, परछाइयां हिल रही थीं, कमरा और ठंडा होता जा रहा था। मैं आज रात नहीं सोऊंगा, जॉन ने सोचा। फिर भी वह सो गया। जब वह जागा, उसके पैर अकड़े हुए थे और मोमबत्ती कब की बुझ चुकी थी। घोस्ट दरवाजे पर पंजे मार रहा था, अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। घोस्ट, क्या हुआ? उसने धीरे से पुकारा। डायर वुल्फ ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और बिना आवाज के दांत निपोरे। क्या यह पागल हो गया है? जॉन ने सोचा। मैं हूं, घोस्ट, उसने कहा, डर को छुपाते हुए। लेकिन वह कांप रहा था, बुरी तरह। इतना ठंडा कब हो गया? घोस्ट दरवाजे से पीछे हट गया। लकड़ी पर उसके पंजों के गहरे निशान थे। कोई है बाहर? जॉन ने फुसफुसाया। धीरे से वह खड़ा हुआ, थरथराता हुआ, काश उसके पास तलवार होती। 3 तेज कदमों में वह दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोला।
पहरेदार सीढ़ियों पर औंधा पड़ा था, मगर चेहरा ऊपर की ओर था, उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। यह नहीं हो सकता, जॉन ने खुद से कहा। यह लॉर्ड कमांडर का टॉवर है, हमेशा पहरा रहता है। घोस्ट दरवाजे से बाहर निकल गया, ऊपर की ओर बढ़ा। फिर आवाज आई, पत्थर पर जूते की खुरच, किवाड़ की कुंडी का खुलना, ऊपर से, मोरमोंट के कक्ष से। यह सपना हो सकता है, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। जॉन ने पहरेदार की तलवार निकाल ली और घोस्ट के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंधेरे में हर मोड़ पर तलवार से टोह लेता। फिर कौआ चिल्लाया, मक्का मक्का मक्का। घोस्ट भागा, जॉन पीछे पीछे। मोरमोंट के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर एक साया, काले कपड़े में लिपटा, सिर पर हुड, लेकिन उसकी आंखें चमकती नीली। घोस्ट उस पर झपटा। आदमी और भेड़िया साथ गिरे। जॉन ने पर्दा खींचा, चांदनी अंदर आई। साया, ओथर, वह जिसे मरा देखा था, अब वह वापस आया था। जॉन ने तलवार से उसका हाथ काट डाला, फिर उसका चेहरा चीर दिया। हाथ जमीन पर पड़ा, हिलता हुआ। लेकिन ओथर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ जॉन की टांग को खरोंचने लगा। जॉन ने चाकू से उसे अलग किया। ओथर ने फिर हमला किया, ठंडा, कठोर, मरा हुआ, लेकिन दर्द से अनभिज्ञ। दूर रहो, जॉन चिल्लाया। कौआ चीखता रहा, मक्का। जलाओ। कटे हुए हाथ ने खुद को आस्तीन से बाहर निकाला। घोस्ट ने उसे काट लिया। जॉन ने ओथर की गर्दन पर वार किया, गहरा वार, लेकिन ओथर उस पर गिर पड़ा। जॉन चिल्ला नहीं पाया। ओथर ने अपने सड़ेगले हाथ उसके मुंह में ठूंस दिए। जॉन मरता जा रहा था, घुटता हुआ। फिर अचानक वह बोझ हट गया। घोस्ट ने उसे बचा लिया था। जॉन ने तलवार खोजी और मोरमोंट को देखा, दरवाजे पर खड़ा, हाथ में तेल का दिया। जॉन ने दिया छीन लिया, फेंका, पर्दों पर आग लग गई। घोस्ट, वह चिल्लाया। घोस्ट भागकर उसके पास आया। जॉन ने जलते पर्दे को उठाया और ओथर पर फेंका। जले, बस जले, उसने प्रार्थना की, कृपया, कृपया जले। तो ये था जॉन स्नो का वो अध्याय जहां उसका दिल चीख रहा था, वो मेरा पिता है। पर नाइट्स वॉच की काली पोशाक उसे सिर्फ एक सिपाही बना चुकी थी। एक ऐसा सिपाही जिसकी नजरें अब अपने अतीत से हटकर दीवार के उस पार के सन्नाटे में गड़ी हो चुकी थी। पर अब सवाल ये है, क्या जॉन अपने पिता को बचाने की कोशिश करेगा? क्या वो नाइट्स वॉच की शपथ तोड़ेगा, या फर्ज निभाते हुए चुपचाप बैठा रहेगा? और क्या वाकई जॉन के पिता नेड स्टार्क गद्दार हो सकते हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि कहानी अब करवट लेने वाली है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए किरदार, एक नई मुश्किल और एक नई आग के साथ। तब तक के लिए याद रखो, फिक्शन वर्स में हर कहानी एक जज्बा होती है।